what exactly the ISSB is? ISSB stands for Inter Services Selection Board। पहला वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड 1942 में बना। कि ISSB के ऊपर कोई लिमिटेशन है कि वो 8 to 10% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकती? नो, दिस इज़ नॉट द केस। ISSB के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो 8 या 10% बच्चों को ही सिलेक्ट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असदुल्ला है और आज मैं आपको फोर्सेस एकेडमी फैसलाबाद की ISSB गायरेंस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की नशिस्त दो एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। पहले एतबार से तो ये कि हमारे आज के गेस्ट स्पीकर पाक फ़ौज और ISSB का फ़र्स्ट हैंड और रीसेंट तजर्बा रखते हैं। दूसरी खूबी इस नशिस्त की ये है कि हमारे आज के गेस्ट स्पीकर इसी इदारा के फॉर्मर स्टूडेंट हैं और आज पहली मर्तबा वो हमारे साथ इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से की और MPhil के बाद पाकिस्तान आर्मी को बतौर कमीशन ऑफिसर ज्वाइन किया। आप एक बहुत निडर और बहादुर शख्सियत के मालिक हैं। आपको अपनी सर्विस के दौरान एक स्वेयर इंजरी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आप मेडिकल टर्मिनेशन पर हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के गेस्ट स्पीकर से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपने हज़ारों कैंडिडेट में से पास होकर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की इंतहाई मुश्किल ट्रेनिंग भी गुजारी, अफसर बनने का एजाज़ भी हासिल किया, तो फिर उसके बाद इंजरी का सामना करना पड़ा। तो क्या कभी आपको दुख नहीं हुआ? ऑफ कोर्स दुख तो होता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही रिगरस है और ट्रेनिंग के बाद, इस रिगरस ट्रेनिंग के बाद ये एक ऑफिसर के लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है कि वो उसको रैंक्स लगें। और एक आर्मी का जो ऑफिसर है उसकी एक कोशिश होती है और ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान को और अपने मुल्क को और आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सके। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड द इंजरीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। एज जनरल मुशर्रफ सैड कि वर्दी पहनी है तो मरना मराना तो चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, द पार्ट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड द वेल डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एंड जैसा कि फ़ौज में कहा जाता है कि वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर। तो फ़ौज में अगर किसी ने एक दिन भी अगर सर्विस की है तो फ़ौज उसको ऑन करती है। दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो हर वक्त अल्लाह ताला से शिकायत करते रहते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों, और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह शुक्र है आपने मुझे इस मुश्किल के लिए चुन लिया। माशाल्लाह सर, दिस मोटिवेशन इज़ अ लेसन फॉर ऑल द यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। Sir, to begin with, I would like to ask you about the ISSB. What exactly the ISSB is? ISSB stands for Inter Services Selection Board। 1941 से पहले ब्रिटिश आर्मी में ये होता था कि अगर कोई कैंडिडेट या किसी ऑफिसर को सिलेक्ट किया जाता था तो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता था और उसके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड को चेक किया जाता था। अगर किसी की हाइट 5'4" होती या फिर उसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता तो उसे एज एन ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया जाता था। ये कोई कारआमद तरीका नहीं था। इस सिस्टम का फेलियर ये था कि ब्रिटिश आर्मी की ड्रॉप रेशो 25% तक जा पहुँची। इस मसले के हल के लिए ब्रिटिश आर्मी ने एक इदारे को कायम किया जिसका नाम था वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड, जिसका काम ये था कि वो कैंडिडेट्स को या ऑफिसर्स को ऑन द बेस ऑफ देयर लीडरशिप क्वालिटीज़ उनको सेलेक्ट किया जाता था। पहला वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड 1942 में बना। इसका नतीजा ये निकला कि जो ड्रॉप रेशो थी वो कम होकर 7 to 8% आ गई। इसी तरह के एक इदारे का क़याम 1952 में पाकिस्तान के शहर कोहाट में हुआ जिसे हम ISSB या इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, जिसका मकसद पोटेंशियल ऑफिसर्स को ऑन द बेस ऑफ देयर लीडरशिप क्वालिटीज़ सेलेक्ट किया जाता था। ऑल राइट, वेरी इंसाइटफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सर, ये कहा जाता है कि ISSB का टेस्ट बहुत मुश्किल है। सर, क्या ये तासुर दुरुस्त है? जी, ये तासुर किसी हद तक ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें मैट्रिक या FSE के जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 1100 आउट ऑफ 1100 आ रहे हैं, मतलब उनका रिज़ल्ट 100% आ रहा है, फिर भी जब वो ISSB में अपेयर होते हैं तो उनकी सक्सेस रेशो ओनली 8 to 10% है। सर, जैसा कि भी आपने बात की कि ISSB की पासिंग रेशो 8 to 10% है, तो सर नाजरीन को ये बताइएगा
कि ICSB के ऊपर कोई लिमिटेशन है कि वो 8 to 10% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकती? नो, दिस इज़ नॉट द केस। ISSB के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो 8 या 10% बच्चों को ही सिलेक्ट करे, बल्कि अगर 100 बच्चे हैं और अगर वो सिलेक्टर्स के मेयार के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो ISSB उन सब बच्चों को सिलेक्ट कर सकती है। सर, आपने अभी बात की है कि ISSB एक मेयार के तहत चलती है, तो सर आखिर ये मेयार है क्या? ISSB एक बच्चे में क्या देखती है? ISSB is looking for nothing but leadership qualities. For example, ISSB के तीनों सेलेक्टर्स अपने अपने डोमेन में रहते हुए उन कैंडिडेट्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ को जज करते हैं। एक फ़ौजी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है, वो इन लीडरशिप क्वालिटीज़ के बगैर आर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसीलिए ISSB के सेलेक्टर्स उन तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ को उस कैंडिडेट में पहले ही जज कर लेते हैं ताकि आने वाले वक्तों में वो आर्मी की लाइफ में उसे कोई मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि अगर कोई कैडेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसे एक कंपनी अलॉट की जाती है। वो एक प्लटून का हिस्सा होता है जिसकी तादाद तकरीबन 25 होती है। अगर कोई कैडेट जिसको ISSB ने सिलेक्ट किया है और उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके उन 25 प्लटून मेट्स के साथ, तो वो कभी भी आर्मी की लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए GTO जो एक सेलेक्टर है ISSB का, वो इन तमाम क्वालिटीज़ को पहले ही जज कर लेता है जिनमें अडेप्टेबिलिटी और एक्स्ट्रावर्जन जैसी क्वालिटीज़ आती हैं। इसी तरह एक और सेलेक्टर जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी जैसी क्वालिटी को पहले ही जज कर लेता है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी ऑफिसर का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। So sir, what are the main reasons of candidates failure in ISSB? What do you think? मैं समझता हूँ कि इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है मिसगाइडेंस, सेकंड है द लोकल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम पहली वजह की तरफ आते हैं, मिसगाइडेंस, अगर मिसगाइडेंस की तरफ आएँ तो एक कैंडिडेट जो ISSB में अपेयर होने वाला है तो वो क्या करता है कि किसी भी नॉन ऑफिसर से, किसी सिविलियन से गाइडेंस लेता है और वो मिसगाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ISSB में नॉट रिकमेंड हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नो गाइडेंस इज़ बेटर देन मिस गाइडेंस। अगर हम दूसरी वजह की तरफ आते हैं, बुक्स, द लोकल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं और वो क्या करती हैं कि वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उन बुक्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो आर्टिफिशियल हो जाती है। और जब वो ISSB में अपेयर होते हैं तो वो फ़ौरन ही उनको सेलेक्टर जो है वो जज कर लेते हैं कि इन्होंने तैयारी की है किसी बुक से। अब कैंडिडेट्स के लिए गौरतलब बात ये है कि जिन मार्केट की अवेलेबल किताबों से वो तैयारी करके ISSB में अपेयर होते हैं, क्या वो बुक्स ISSB के सेलेक्टर ने नहीं पढ़ी हुई? अगर वो रटी रटाई बातें अगर ISSB के टेस्ट में जाके लिख आएंगे तो ISSB के सेलेक्टर्स को पता चल जाएगा कि ये कौन सी किताब की ज़ुबान बोल रहे हैं। और सर, आपने कैंडिडेट्स की तमाम फेलियर्स की रीजंस को तो डिस्कस किया। अब आप कैंडिडेट्स को ये बताएं कि वो प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट ISSB में अपेयर हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो किसी भी आर्मी ऑफिसर से गाइडेंस ले सकता है या फिर वो किसी भी एक्स ISSB सेलेक्टर से गाइडेंस ले सकता है, बिकॉज दे नो द इनसाइड ऑफ ISSB, वो सिस्टम में रह चुके होते हैं, तो वो आपको बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। सर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उन कैंडिडेट्स को एडवाइस करें जो ISSB में अभी अपियर होने वाले हैं, और टू यूज I advise the candidate to be original in ISSB because you cannot deceive the psychologist. They are very expert in their field. So be original, have faith in Allah. Allah bless you with success. Thank you so much, sir, for giving us time. It was very knowledgeable and comprehensive discussion with you. Thank you so much, sir. तो नाजरीन, मैं असदुल्ला आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब मुलाकात होगी हमारी एक नई एपिसोड में एक नए ऑफिसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।